मैं आपको सुबह तक बोल सकता हूं, लेकिन बात ये नहीं है। बात ये है कि मैं आग का इम्तिहान नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूं कि उसमें से कुछ भी अगर आपको याद रहा तो हर मोहल्ले में एक आरएसएस सिंह जी की भक्ति सुशील पंडित पैदा हो जाए। हम इसी खोज में लगे हुए हैं। और प्रकृति का मानना देखिए कि जम्मू के अंदर विशाल गुप्ता खड़ा हो गया, हल्द्वानी के अंदर रुबल पटेलिया खड़ा। आज जब मैं दिल्ली में से यहां पहुंचा हूं कल रात, तो मैं जिस शख्स से बात कर रहा था, मैं पता नहीं कैसा होगा, अक्सर अच्छी तस्वीर डाला करिए फेसबुक पे ताकि आपकी पर्सनालिटी के बारे में कोई गलत राय न बनाए। शेरा ने डाला, नहीं यार ये तो बड़ा टिबेट सा आदमी। जब यहां मिला मैंने, ये बड़ा बहादुर आदमी यार। ये जो शेरा है इसकी मुहिम से जुड़ जाइए। अगर युवाएं कुछ काम कर रहे हैं और इतने सारे लोग इकट्ठा कर सकते हैं, और ये ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिससे कुछ मिलेगा नहीं, तो ये मान लीजिए कि कम से कम शेरा और शेरा की टीम से आज मैंने महंत जी के सामने से एक ही बात की कसम खिलवाई, जिसको राजनीति करनी है वो अभी चला जाए, कोई पार्टी ज्वाइन करे, कोई मुझे, लेकिन शेरा के साथ में गुना के अंदर 50 शेरा ऐसे पैदा कीजिए जो जीवन भर सिर्फ सनातन और राष्ट्र के लिए लड़े और किसी के लिए। जब आप ऐसे लोग पैदा करेंगे तो आप देखिए कि आपने पैदा नहीं किया, लेकिन प्रकृति ने आपके बीच में भेज दिया। मैंने दिन में मिसाल दी थी, आप में से किसी को नहीं पता, आपकी मां, बहनें, बेटियां मन में जाती हैं, क्योंकि आपको इसका पता नहीं है। एक तो ये कारण है, दूसरा कारण ये है कि बताने वाले नहीं है, तीसरा कारण ये है कि बताने के बाद उस पर आप अमल तो करेंगे। 1% भी अमल करेंगे, आधी समस्या समाप्त हो जाएगी, सरकार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारी टीम का एक सदस्य, हमारा भाई साउथ इंडिया का है। अगर आप में से यहां ये जितने भी लोग बैठे हैं, किसी का बेटा और बेटी किसी आईआईटी से पास हो जाए तो उस घर में मिठाइयां बढ़ती रहेंगी, इलाके इलाके घर में बताया जाएगा कि हमारी बेटी ने, हमारे बेटे ने आईआईटी टॉप किया है। ऐसे भी पागल इस देश में पिछले 6-7 साल में पैदा हो गए। अगर हम उनको कुछ नहीं दे सकते तो पीठ पीछे उनका इतना नाम लीजिए कि वो सुने कि गुनाह में भी उनका नाम लिया जा रहा है, उनसे किसी का कीना चौड़ा हो। साउथ इंडिया का एक आदमी किसी संगठन को नहीं जानता, आईआईटी खड़गपुर का टॉपर, एक दिन उसको लगा कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। उसने अपने माता पिता की ख्वाहिश रखने के लिए, समाज की ख्वाहिश रखने के लिए, टॉप भी के आईआईटी खड़गपुर बहुत पावरफुल जगह है, लोग मानते बड़ी आसानी से ले लेते, लेकिन वो काम क्या कर रहा है? आज साउथ इंडिया का है, आज वो लड़ाई ऐसी लड़ रहा है जो आने वाली 1000 साल तक नस्लें उसको याद रखेंगी। किसी से पूछा नहीं उसने, ड्रामा और अडंबर नहीं किया कि तिलक लगाओ कि चोटी, तिलक लगाना, चोटी लगाना आपकी पहचान है, रखिए, लेकिन इसे लगा करके भी आप कुछ नहीं कर रहे तो इस तिलक का कोई मतलब नहीं है। काम को करिए कि बिना तिलक लगा भी तिलक नजर आता हुआ आपको। उस आदमी की लड़ाई देखिए, वो आदमी क्या लड़ाई लड़ रहा है? आईआईटी खड़गपुर का टॉपर, उसने सब कुछ छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट में पूरी सरकार, ये सरकार, वो सरकार नहीं, सरकार नाम की शब्द को घेरा है, सरकार के पैर हिल रहे हैं। उसने कहा आजाद भारत में, सेकुलर भारत में ये मंदिर, ये मठ मेरी आस्थाओं के केंद्र है भाई। सरकार के कहने से नहीं जाता, सरकार के कहने से प्रसाद नहीं चढ़ाता, ये मेरे पुरखों के जीता जागता स्वरूप है। इस पे चढ़ाने वाला दान सरकार कैसे लेके जाती है?
दलाल आपके यहां भी मौजूद हैं। माफ कीजिएगा, मैंने फिर कहा, मेरी लिस्ट में बख्शने का कोई सवाल नहीं कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, और जिसको लगता हो मुझे खरीदा गलतफहमी में। आपके मंदिरों पे करोड़ों का दान चढ़ता है, सरकार कौन से नियम कानून के तहत आपके चढ़ाए हुए दान को लेकर चली जाती है? राजस्थान में हमारे एक्सटेंडेड परिवार है, उसकी एक बेटी ने विधानसभा में हमारे कहने से सवाल रखा, और एक बहुत बड़ा मंदिर है, और कहा कि इस मंदिर के बारे में बताइए कि इस मंदिर में चढ़ावा कितना आता है। आप जानते हैं उस मंदिर में 75 करोड़ का चढ़ावा आता है, जिसे देश के लोग जानते भी नहीं होंगे। उसने विधानसभा में सवाल किया कि 75 करोड़ में से कितना पैसा इस मंदिर के देख पे लगता है। सरकार ने आरटीआई नहीं, पार्लियामेंट में विधानसभा में जवाब दिया है कि मंदिर के ऊपर 1 पैसा खर्च नहीं होता। ये कहां जा रहा है पैसा? इन्हीं पैसों से तो सुअरों को सब्सिडी दी जा रही है, इन्हीं पैसों से तो 5,500 करोड़ का स्ट्रक्चर कमीशन का बजट है कि मुसलमान इस व्यापार में बहुत पीछे हैं। उन्हें व्यापार में आगे करने के लिए लोन देंगे, वो वापस ना भी करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये खैरात का पैसा बढ़ रहा है। मेरी आपसे एक विनती है, हाथ जोड़ के विनती है, इसमें मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिन संकटों से आज सनातनी हिंदू परेशान है, मैं बार बार ये कहता रहा हूं, जिस दिन भी मंदिर के द्वार रात के 4 बजे भी खुले होंगे और 2 बजे भी खुले होंगे और 12 बजे भी खुले होंगे, और हमारे समाज में से वो ब्राह्मण हो, वो ठाकुर हो, वो बनिया हो, जो भूखा मंदिर की देरी क्रॉस करके अंदर आ गया, वो भूखा सोएगा। ये ताकत आप बनाइए। इसलिए आप सबसे मेरी एक ही विनती है कि जो डिब्बा रखा हुआ है हर मंदिर के अंदर, वहां ना सरकार का कोई आदमी बैठा है, क्योंकि आपके सरकारों ने मंदिर का नियंत्रण सरकार के कब्जे में है। देवस्थान बोर्ड तिरुपति के अंदर 1,300 करोड़ रुपया सरकार ले जाती है। वैष्णो देवी के अंदर 520 करोड़ रुपया सरकार ले जाती है। किसी हिंदू ठेकेदार को इस पे बोलते हुए देखा आपने? नहीं बोलेंगे, क्योंकि हिस्सा मिलता है, कट मिलता है, इसलिए नहीं बोलेंगे। इसलिए भाव में चल रहे सनातनी, इनको कोई मार दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारी दुकान चलनी चाहिए। जे साईं दीपक खड़गपुर आईआईटी का टॉपर सुप्रीम कोर्ट में अकेला लड़ता है, जजों के पैर हिला दिए उसने। लेकिन जे साईं दीपक जब भी लड़ेंगे, जब तक जीतेंगे, लंबा समय है मैं नहीं जानता, लेकिन आज से अगर मुझ पे 1% भी विश्वास है और लगता है कि मेरा कोई एजेंडा नहीं है, आपको ये अगर भरोसा है तो सारी माओ से बहनों से कहना, मंदिर खूब चाहिए। मंदिर में जो डिब्बा रखा हुआ है दान पात्र का, उसमें 10 पैसे भी बढ़ता है। आप उस मंदिर के पंडा से मिलिए, वो जो पंडित है जो सब काम छोड़ करके पूजा कर, आप उससे मिलिए और पूछिए, पंडित जी आपका घर कहां है? उनके 2 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, मैं नहीं जानता। दान का पैसा आप पंडित जी के घर दे दीजिए और ऐसे 50 पंडित पैदा कर दीजिए कि मंदिर में 4-4 घंटे की ड्यूटी दें, तमाम पूजा पाठ कराएं, और उनको ये चिंता ना हो कि उनके बच्चों की पढ़ाई का पैसा कहां से आएगा। और सरकार को ठेका दिखाने के लिए उस लोहे की पेटी में 2 बूंदी के लड्डू डालने जाके सरकार दे। हजारों सनातनी मैदान में लड़ रहे हैं, लोग लड़ते लड़ते मर भी रहे हैं। आश्रमों में जाइए और इनके आश्रम के तो कहने के
शर्मा जी का घर लुटा तो वर्मा जी कुछ अच्छा वॉटर होकर चलता था ये शर्मा। 2 तारीख के बाद फिर वर्मा जी का लुटा तो याद रखी हो। हम अपनों का घर जब देख के खुश होते हैं। अपना घर बचाना है तो अपने मोहल्ले को बचाए, अपने मोहल्ले को बचाना है तो अपने डिस्ट्रिक्ट को बचाए। आग अगर आपके घर आ गई तो फिर आपको छोड़ेगी नहीं। अगर आग आपके घर ना आए तो जहां से आग आने का अंदेशा हो उसे वही बुझा। इसलिए आजकल मैंने सुना है दिल्ली में एक समस्या हो गई है, बेटी की नाम इंदिरा से, बहू इंदिरा की इंदिरा जैसी, पोता इंदिरा की तरह करना चाहिए। अरे भाई कुछ इसमें योगदान फिरोज चाचा की है कि सब को नहीं पता, उनका कोई योगदान नहीं। हाँ मैं तो आदमी बदनाम है ये फिरोज के वंशज है भाई, ना किसी की इंदिरा से, बैठना इंदिरा से, उठना इंदिरा से, तो भाई फिरोज गांधी का कोई योगदान है किसी और का है। ये चक्कर बहुत लोग हमारे यहाँ ऐसे भी दीवाने जल्दी गिरफ्तार करो, चक्कर काटने में जो मजा है गिरफ्तारी नहीं, ये चक्कर कटने और अभी तो बहुत लोग काटे। 26/11 के हीरो तो आते हैं अभी, जिन्होंने फौरन सरकार की किताब लिख दी थी 26/11 आरएसएस का षड्यंत्र, लिख दी थी कि नहीं लिख दी थी, यही थे कि नहीं थे। इसलिए आखिर में एक ही बात के साथ समाप्त करता हूं कि जितनी भी बेटियां हैं किसी भी उम्र की, बेटियों से सिर्फ एक निवेदन, आपको अच्छा दिखना, आपको खूबसूरत दिखना चाहिए। आपका मन खूबसूरत है तो आपको बाहर से खूबसूरत दिखना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। माओ को भी मैं कहता हूं, माओ को भी मैं कहता हूं कि खूबसूरती कोई बुरी चीज नहीं, लेकिन माए सास की कभी बहू देखें खूब खुश हो, लेकिन अपनी बेटी को खूबसूरती की परिभाषा तैमूर की अपनी नहीं हो सकती। अगर आज के दौर में खूबसूरत की परिभाषा ढूंढनी है, मेरी बेटियों को ढूंढनी है, बहनों को ढूंढनी है, मां को ढूंढनी है, तो बाहुबली की देव सेना बनी है। और सारे पुरुषों से कहता हूं किसी भी उम्र के हो, बड़े तो हो मुझे माफ कर दो, जब भी आप थोड़ा निराश हो, मेरी मां 85 के आसपास की है, जीवित है, ये जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूं, एक तो जीवन में जो साथी मिला वो, और एक मां उन्हीं के कारण। आप सिर्फ इस बात का ध्यान रखें, हर कुछ से कहना, जब भी आपको ऐसा लगे आपका कुछ मन को खलबल किसी चीज से परेशान, ये करके देखिए। मैं आपके सामने जी की जान की मिसाल, लोग कहते हैं इससे डर नहीं लगता, उससे डर, मुझे दुनिया में किसी से डर नहीं, और उसका जीता जागता उदाहरण है कि हमारे यहाँ जो महिला शक्ति है, जो महिला, उसकी बारे में वेस्ट ने जो कल्पना बना के दे दी, हमारे समाज ने किसी को समझ, हमारे यहाँ महिला वो बिजली का पावर हाउस है, जो उसे पैर छू लेता है उसके अंदर नई ऊर्जा पैदा होती है। और ये साइंस में रखा हुआ है कि मां ने, चाहे बेटी हो या मेरी बहन हो या मेरा भाई हो, उसको 9 महीने अपने पेट में रखा,
उस मां के पैर छूने से वैसे ही है जैसे पावर हाउस में बिजली बनती है और वो बिजली होते होते यहाँ पहुंचती है। जैसे ही आप प्लग लगाते हैं बिजली का बल्ब जल जाता है। जैसे ही पैर छूते हैं मां के, उसकी एनर्जी आपके अंदर फ्लो करने लगती है और आप ताकतवर हो जाते हैं। इसलिए जिस समाज में महिला इन्हीं कारणों से भी अगर उसके आंसू निकलेंगे, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। ध्यान रखिए, पुरुषों से मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं, और बेटियों से किसी पुरुष को अपने पैर नहीं छूना, किसी पुरुष को नहीं छूना। बेटी की ताकत उसमें बनी रहनी चाहिए। बेटियां सिर्फ अपने घर से बाहर निकले, अगर जीवन में कोई भूल हो जाए, हम इंसान यहां से होते, इसलिए हमारे घरों में पिता और मां को यह समझना चाहिए कि बेटे की भूल तो माफ है, लेकिन बेटी की नहीं है। इसलिए बेटियां इस बात को ध्यान रखें, जिंदगी में कुछ भी आपसे गलत हो जाए, कोई करने की बात नहीं है, आप भगवान नहीं है, हम सबसे गलतियां होती हैं। लेकिन सिर्फ मैं आपसे इतने निवेदन करना चाहता हूं, मैं एक बड़ी राजनीति और बड़ा एजेंडा चल रहा है, उसका एक आसान हल देना चाहता हूं। सार्वजनिक मंच से बहुत सारी बात नहीं कह सकता। जिस दिन भी आपकी बेटी को लगे या आपकी बेटी से कुछ ऐसी बात हो जाए जो कुछ आपको लगता हो कि ये खराब बात हो गई है, मैं माओ से कहता हूं, अपनी बेटियों को दोस्त समझ के बात कीजिए। आप उनसे दोस्त होकर बात कीजिए, और बेटी ये समझे कि मुझसे अगर जघन्य अपराध होती क्या है, मैं ये मानती भी हूं, तब भी बिना देर करे मां को बता दे। और मां जैसे वो बताए तो उसके अंदर बाप रे बाप तलवार लेके दुर्गा न पैदा हो जाए। मां ये समझे कि मेरी बेटी ने मुझे जो बात बताई है, मुझे इसका हल ढूंढना है, ताकि बेटी दूसरा कदम गलत न उठाए। बेटियों को अपनी दोस्त समझिए। अगर बेटी के साथ भाई की पिक्चर देखने नहीं जाएगा, तो कलावा बांध के कोई आरिफ मोहम्मद खड़ा होगा आपके स्कूल के बाहर, वो उसके बहकावे में चली जाएगी। इसलिए मां को चाहिए कि शहर में कितनी बेकार फिल्म लगी हो, उसकी 10 तारीफ लोग कर रहे हो, तब भी अपनी बेटी से कहे कि मुझे ये फिल्म देखी है, लेकिन मैं तेरे साथ ही देखूंगी। और उस दिन जिस दिन आप उसके साथ फिल्म देखेंगी, तो पंचर वाला फिर उसको देखूंगी। और तीसरी बात जो आप लोग शायद कम जानते हैं या जानते भी होंगे, मैंने महाराज जी से भी कहा है, आपकी खामोशी ने आपके ऊपर की स्थिति इसलिए हो गई कि कोई भी अत्याचार कर ले, मुगल कर ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, अंग्रेज कर ले तब भी कोई फर्क नहीं, पुर्तगालीज कर ले तब भी कोई फर्क नहीं, लेकिन अब नहीं। आपने ये प्रश्न मध्य प्रदेश में उठाइए, जितने युवा हैं सबसे कह रहा हूं, एक एक दिन कीमती है, पता नहीं किस दिन विधानसभा भंग हो जाए और चुनाव हो जाए। सवाल पूछिए कि ये भारत सेकुलर है, 1976 में सेकुलर कर दिया गया लिख करके। अगर ये सेकुलर है तो फिर इस देश के अंदर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी का करोड़ों का बजट क्यों है? फिर 5,500 करोड़ का सच्चर कमीशन का बजट क्यों है? फिर मुस्लिम पर्सनल नाम की एक आतंकी बॉडी क्यों है? फिर मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड क्यों है? ऐसे तमाम सवाल पूछिए, और सवाल नहीं कोई जवाब दे रहा हो तो आरटीआई लगाइए। और मैं तो आसान हल कहता हूं कि जिनको माइनॉरिटी कमीशन चाहिए, सच्चर कमीशन चाहिए, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड चाहिए, ये तभी मुमकिन है जब भारत हिंदू राष्ट्र हो। इसलिए एक आखिरी बात, आप मुस्लिम हर बात कहता है, आपने देखा होगा कि हमारे शास्त्रों में, साहित्य में, हमारे संस्कारों में जो महिला का दर्जा है वो किसी के नहीं। इसलिए मैंने कहा कि आप कहां हैं
तो तुलना कपड़ों से, पैसों से, रुपयों से, कार से करना शुरू कर दिए, इसलिए दुनिया आपका मजाक करती है। माँ हमारे संस्कारों में माँ कब होती है? जब उस बहन की शादी होती है, वो किसी की पत्नी बनती है और उस शादी से कोई संतान उत्पन्न होती है, तब वो बहन माँ बनती है। हमारे संस्कारों में शादी एक संस्कार है, उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। इसलिए हमारे यहाँ जन्म जन्मों के संबंध की बात कही जाती है। कहा जाता है कि इस संबंध का अंत अब मृत्यु से ही है। लेकिन जो लोग 1400 साल पहले आए, 2000 साल पहले जो लटके हुए यहाँ पे पता नहीं चला उनकी अपनी कौन है। दोनों का संस्कार आपके सामने रखता हूं। मैं कोई बात आपसे अनसाइंटिफिक नहीं कहूंगा, आप जाकर के इसको देखिएगा, पढ़िएगा, तब आपको लगेगा कि आप अगर भूखे भी हैं, आपके तन पे कोई कपड़ा नहीं है, आपके पास मकान नहीं है, लेकिन आपके चलता फिरता एटॉमिक बम अपने अंदर ये शक्ति होती है। इसलिए आज भी हमारे साहित्य में वो शब्द ही नहीं थे। आप इसके लिए बड़ा ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये जो तलाक शब्द है, जो डाइवोर्स शब्द है, ये हमारे साहित्य में मिलता ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ होता ही नहीं। जब कोई चीज होती नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं होता, तो उसका शब्द भी नहीं। और कई ऐसे शब्द हैं जो मैं सार्वजनिक करूंगा, जो आपने थे ही नहीं। इसलिए शादी एक हमारे यहाँ संस्कार है, और गाजे बाजे के साथ, ढोल ढाल के साथ सब कुछ सबको बताया जाता है कि इनकी बेटी, इनके बेटे के साथ, सामाजिक मान्यताओं के साथ, हमारे शास्त्रों के साथ, मंत्रों के साथ, सात फेरों के साथ हमने शादी की है। बस ये जो दहेज 5 करोड़ और 10 करोड़ का दे रहे हैं, ये अपनी बेटी की आप जान लेने का इंतजाम कर रहे हैं। जो निकम्मा है उसे 5 करोड़ देकर के वो निकम्मा ही रहेगा। कितना दहेज मिला था सीता जी के शादी में, लेकिन कहां से छुड़ा के लाए? इसलिए आपके यहां संस्कार है। इस्लाम में क्या है? इस्लाम में शादी दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, एक बिजनेस की तरह कॉन्ट्रैक्ट है। जब दो बिजनेसमैन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें एक सिक्योरिटी मनी रखते हैं कि भाई अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकले तो ये पैसा फिर आपको नहीं मिलेगा। यही होता है। इसलिए इस्लाम में शादी इज ए कॉन्ट्रैक्ट, और उस कॉन्ट्रैक्ट में जो सिक्योरिटी की मनी है उसे नाम दिया गया है महर। कहते हैं महर की रकम है, और उसमें तय होता है कि लड़की इस सिक्योरिटी मनी को अपने जीते जी टुकड़ों में लेती है, एक ही बार मिलेगी। इसलिए लड़की उस शादी से बाहर नहीं निकलती, इसलिए कि वो बिजनेस है, और उस बिजनेस में उस कॉन्ट्रैक्ट की मनी चली जाएगी और फिर उसकी शादी में विवाह नहीं हो पाएगा। लेकिन एक तीसरा भी है, वो जो सूली पे लटके, इसलिए बता रहा हूं, उनकी अम्मी का पता नहीं चला। उनके यहाँ मैरिज क्या थी? ये आज की जो यूरोप कपड़े पहनना सीख गया है, इसे आप ही ने पहना है। ऐसा नहीं, माफ कीजिए, दीन भावना के शिकार मत होइए, बाहर आइए, निकलिए, तब पता चलेगा आप कौन थे। यूरोप में शादी का कंसेप्ट ही नहीं है। ये ताज्जुब लगेगा आपको। अब कुछ लोग पूछते हैं कि शादी का कंसेप्ट तो मदर वर्ड कहां से आया? ये तो उन्होंने बात इंग्लिश में ले आई थी। इंग्लिश कब आई है? तो 300-400 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले। उससे पहले तो हम ही थे, हमारी भाषा थी। तो उनके यहाँ शादी जो है दो लोगों के बीच में नहीं होती। शादी का इंस्टीट्यूशन नहीं है वहां। अब हो गया क्योंकि दुनिया थोड़ा तमीज सीख गई, उनको भी लगा तो तमीज का काम करो। उनके यहाँ एक युवा लड़की और एक युवा के बीच में शारीरिक संबंध किसी सुख प्राप्ति के लिए होता है। ये उनकी फिलॉसफी है।
और उस सुख प्राप्ति में अगर चाहे न चाहे कोई संतान उत्पन्न हो गई तो क्या होता था? इसलिए राज्य ने यानी स्टेट ने यानी सरकार ने उसका इंतजाम किया और बड़े बड़े हॉल बनवाए और उन हॉल के अंदर एक महिला और एक पुरुष उनको इंचार्ज बनाए और ऐसी संस्थानें जिन्हें आज के दौर में नाजायज कह सकते हैं, इलीगल कह सकते हैं, इलिजिटिमेट कह सकते हैं, वो कोई नाम दे दीजिए, वो महत्व नहीं, लेकिन उस सुख प्राप्ति में जो ऐसी संतानें पैदा हो जाती थी उनको रात के अंधेरे में उस हॉल के बाहर में बहुत सारे छोटे छोटी गलियां रखी होती थी, उसमें लोग छोड़ जाते थे। और राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट का काम यह होता था कि इस हॉल की व्यवस्था के लिए एक महिला और एक पुरुष को रखा जाता था। सुबह जब दरवाजा खुलता था तो ऐसे बच्चों को वो महिला और वो पुरुष अपने उसके अंदर रखते थे, उनका लालन पालन करते थे। उसी हॉल को जहां नाजायज बच्चों को पालने की जगह कहा जाता है, उसी हॉल को गवर्नमेंट कहते हैं। आने वाली है 5 जुलाई आने वाली दोनों घटनाएं आपस में घटी है, इसलिए घाटी है, उसमें ऐसा पागल नहीं है वो। 5 अगस्त की डेट क्यों चुनी थी? इसके लिए उसने 370 बेटे और आप मंदिर के लिए दोनों 5 अगस्त में हुए। क्यों? क्योंकि आपने 5 अगस्त की ज्यादा 15 अगस्त पे आई थी, उसे भूल जाए। जो काम ऐसे हो रहे हैं शायद आप नहीं सोचते, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 370 हटने के लिए दोनों सदनों में कई सालों से सुन रहे थे, इन्हें करना वाला कुछ नहीं था, वो तो आके नहीं बताते थे। 70 साल से पार्टी के करीब फैसला लेगा 370 याद है, लोग कुछ नहीं बोलते। उन्होंने भी पाखंड कर रखा था कि देखिए हमारा तो बहुमत थी, जब बहुमत एक में आने तो दूसरे में नहीं। उन्होंने कहा हमारी तो 21 पार्टी की सरकार थी, इसलिए मैंने कहा जब आप यहाँ की होती है तो आप इस हालात में भी रास्ता कर सकते। 370 जब है नहीं तो भारत के संसद के दोनों सदन में से एक सदन में तो इनका बहुमत नहीं, लेकिन आपका दबाव था और फिर जो भेजा था आप सोचे पहले वाले को भेजा तो कुछ लोगों ने अपने अवार्ड वापस करके कभी मंडी आउट पे अवार्ड वापस कभी कपड़ों का इस्तेमाल होता है, दुनिया हमारे पास इसमें अवार्ड जो आ गए उसने कहा कि वापस नहीं करना। ये सब चीजें चली क्योंकि उन्हें आदत पड़ गई थी डराने की, वो डरा नहीं। और 2019 के बाद उनको लगा कि अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि ये बड़ा खतरनाक है, हमने इसे अवार्ड पे डाला, ये थोड़ा बहुत डरा, उन्होंने जो होगा इसने कमाल का काम किया। इसे तारीफ खुले में करनी चाहिए, निंदा अकेले निंदा करता हूं मैं, जब कुछ लोग बैठे होते उनको हकीकत से वापस, लेकिन इस समय सार्वजनिक मंचों से किसी की निंदा और जो आदमी वहां खेल रहा है उसके सामने चुनाव हजारों चुनौतियां हैं, उसका भी दूसरा वाला जब गया तो उसने क्या स्थिति पैदा की पता है आपको? भारत के संसदीय इतिहास को खंगाल के देखिए, से जिनके बाद प्रोजेक्ट की आदत खत्म हो गई, उन्होंने ये घटना आप संसद के इतिहास में मिलती नहीं गई, लेकिन यहां पे लगी हो और पीछे से 95 करोड़ सनातनी उस मामले के लिए खड़ा हो तो आप
आपके नेता, आपका लीडर, आपका खिलाड़ी कैसे खेल करता है, इसका सार्वजनिक मंचों से बखान इसलिए करता हूं कि वो संवैधानिक पद पे है तो नहीं बताऊंगा इस काम के लिए। और लोग राज्यसभा में इस सरकार का बहुमत नहीं था, लेकिन ऐसे ऐसे आपने धुरंधर भेजे 2019 में, उसने भी चुनौती ये दी पूरी दुनिया को कि जिस सदन में मेरा बहुमत ही नहीं है वो 370 हटाने का प्रस्ताव पहले राज्यसभा में लाया। और मैं मानता हूं उस वक्त ये घटना घटी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा उसमें पब्लिक था, बहुत लोग ने कहीं किसी की शायद भाषण लोगों ने रोक के बताया उसमें भी देखिए ऐसा हो गया। देखिए अभी हम लोग रूल बनाएंगे, कहेंगे कि हमारा इस सदन में बहुमत नहीं है और देखिए यहाँ प्रस्ताव हो गया, थोड़ा सा पता तो चल रहा है इसकी गलती में वो 700 साल का। आप देखिए कि आपके दबाव ने उस व्यवस्था में ऐसा काम किया कि जिस सदन में उनका बहुमत नहीं था उसी में 370 और 35 के समाप्त करने का प्रस्ताव रखा और आधे घंटे तक भाषण दिया और 40 मिनट के बाद जब वोट पड़े तो सदन में बहुमत से पास। ताली तो अच्छी है लेकिन इस ताली के पीछे कोई गठजोड़ किया अंदाजा है। इसलिए अपने बीच में से बहादुरों को सुनिए, कायरों को मत सुनिए। मध्य प्रदेश की धरती में कह रहा हूं, इसे किताबों में लिखा जाए कि 4 बार मुख्यमंत्री 2 साल सरकार बांटने के लिए हमने नहीं रखा है, तो कोई बांटेगा, सरकार की खजाने से कुछ भी बांट दो तो कैसे ले जा रहा है। हम तो समझते थे कि कम से कम हाईवे भाई वोट करके इस धरती पे 2-4 ऐसे पुरस्कार भी पैदा होंगे, लेकिन वो तो हमारे बुजुर्गों को 80 साल के बुजुर्गों को क्या ठीक नहीं करा रहे, अब तो वैसे ठीक जाने वाला उसको क्या भी करा रहा है। इसके नाम पर वोट दोगे तुम। आपको पता है भोपाल जो राजधानी है इस तरह पर 15 अगस्त 1943 को कैसे देश आजाद हुआ। 49 में भोपाल भाग गया और जब भोपाल का तो भोपाल के लोगों ने बताया कि उस जमाने जिहादी इतने पागल थे कि जो हमारी महिलाएं साड़ियां पहनती थी उनके ऊपर 5 की करा करते थे जाके देखिए। 49 में भोपाल भारत का हिस्सा बनाया, 47 में नहीं बनाया। इसलिए आपने ये नहीं देखा इससे कितनी डिग्रियां हैं, ये कितना महान विचारक है। आज के दौर में तलवार का मुकाबला तलवार से होगा, बदतमीजी का मुकाबला महाबदतमीजी से होगा। और ये कोई नया नहीं कह रहा हूं, गांधी जी ने फॉर्मूले को गलत कर दिया था। गांधी जी का फॉर्मूला गलत था। उन्होंने कहा तुम्हारे काम को ये चाटा मारे तो तुम दूसरा गाल आगे बढ़ा दे। गांधी जी टोटली अनसाइंटिफिक आदमी थे। मैं साइंस को बात करता हूं, मैं किसी की भावनाओं को बात नहीं करता। गांधी जी बड़े हैं हमारे समाज में, हमारे साइड में जो उम्र दराज होता है उसको 2 बार पहले 2 बार बाद में ठीक लगा देते। लेकिन बड़े होने में ये मतलब नहीं है कि उस बड़े उम्र से आदमी के कारण झूठ को हम बताते हैं, उससे साक्षात होगा। आपका सम्मान करेंगे आपकी उम्र का, लेकिन आप ये सोचेंगे हम आपका सम्मान करें और आपको कम करें, ऐसा नहीं होगा। फिजिक्स का फॉर्मूला है एवरी एक्शन देयर मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कैसे गांधी जी अनसाइंटिफिक हुए इसलिए मौका हुआ, इससे मारामार हुआ, लेकिन उन्होंने भी नहीं सोचा
धरती से 2019 में जो आया है दिल्ली में, उसने फिजिक्स के फॉर्मूले को